नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। टोटल हम यहाँ पे 23 शिफ्टों के जो पेपर करवाए गए थे। इससे पहले जो भर्ती आई थी सब इंस्पेक्टर की 2018-19 में जो है वो भर्ती आई थी। 19 में उसका जो है पेपर ले लिया गया था और टोटल जो है 23 शिफ्टों के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। किसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। टोटल 23 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इन्हीं 23 शिफ्टों को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है 6 भाग यहाँ पे आ चुके हैं, 6 पार्ट्स जो है हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उन पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उन पार्ट्स को जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसके अंदर डिस्कस किया गया है। आज हम यहाँ पे 7वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बच्चे और कांस्टेबल के बच्चे तो इस वीडियो सीरीज को देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि एएलपी का हो गया, जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ये वाले बच्चे भी जो हैं ज़रूर इस वीडियो सीरीज को देखिएगा ताकि जीके जीएस के पोर्शन में आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसकी पीडीएफ भी जो है हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं और जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में कहाँ पर मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में इस वीडियो को प्राप्त करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके कितना स्कोर जो है जीके जीएस में बन रहा है। तो चलिए आज की वीडियो का जो है सेशन हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, जिसमें पूछा गया है मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांड लोक नृत्य की ये बात हुई है, तो मांड लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो ये कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का या फिर पंजाब का? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मांड लोक नृत्य है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो है राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र को जो है मांड क्षेत्र कहा जाता था। आपको ये भी याद रखना है 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है उसको मांड क्षेत्र कहा जाता था। और मांड गायन शैली जो है राजस्थान की गायन शैलियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद राजस्थान के कुछ लोक नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये लोक नृत्य। एसएससी और जो रेलवे है ये तो भर भर के पूछते हैं लोक नृत्य को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कि कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, भवई हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया। तो ये लोक नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं राजस्थान से रिलेटेड। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो मुख्य न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो उच्च न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है किस अनुच्छेद के अंदर जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो आंद्रे अगासी से सबसे पहले आपको याद रखना है ये खिलाड़ी हैं, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अगर मैं डायरेक्ट नाम बताता आंद्रे अगासी तो ये पता नहीं चल रहा किसका नाम है, तो ये याद रखना खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। इनको जो है किस नाम से पुकारा जाता है? डबल किकर, सर्फर, द लास वेगास किड या फिर एसर? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द लास वेगास किड के नाम से जो है आंद्रे अगासी को जाना जाता है। द लास वेगास जो है अमेरिका का एक शहर है, इसी के अंदर जो है लास वेगास शहर के अंदर आंद्रे अगासी का जो है जन्म हुआ था, इसीलिए जो है इनको द लास वेगास किड के नाम से जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। किस खेल से संबंध है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ठीक है, इनका किस खेल से संबंध है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की यहाँ पे बात हुई है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 28 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। तो ये पहला था, कौन सा था, पहला था वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1969 को हुई थी। और पहला कौन सा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा संयंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। तो उच्च से निम्न शीर्षों की ओर मतलब ऊपर से नीचे शीर्षों की ओर जो बहने वाली महासागरीय धाराएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उष्ण, स्प्रिंग, ज्वारीय या फिर शीतल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो शीतल होता है उनको कहा जाता है उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय जो धाराएं होती है। जो महासागर में धाराएं नहीं उत्पन्न होती, ऐसे ऐसे जो महासागर में धाराएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं को जो है कहा जाता है शीतल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ईडियन माफ कीजिएगा, ईडियन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। तो ईडियन जो तत्व होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 49। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईडियन तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगी 49। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है ये किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तैराकी से हो जाएगा। कहां पर है तैराकी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी जो खेल है उससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये बोला गया है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला पूछा गया है त्वरण का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा त्वरण का, वेग इंटू समय, समय डिवाइडेड बाय वेग, कार्य बटे समय या फिर वेग डिवाइडेड बाय समय। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेग बटे जो समय है ये त्वरण ज्ञात करने का जो है फार्मूला होता है, सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एसिटिक अम्ल का आईयूपीसी नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल जो है इसका आईयूपीसी नाम पूछा गया है, आईयूपीएसी जो है नाम पूछा गया है। तो क्या नाम हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ब्यूटोनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा या फिर प्रोपोनोइक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथेनोइक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल का आईयूपीसी नाम होता है। और एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिरका कहा जाता है। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप याद रखना, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो ये सूत्र हो जाएगा CH3COOH। तो ये इसका जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल एथेनॉल और बैक्टीरिया के निर्माण से बनता है। इतनी जानकारी जो है एसिटिक अम्ल के बारे में आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का रासायनिक माफ कीजिएगा आयनीकरण नियतांक कितना है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है आयनीकरण नियतांक जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.5 इंटू 10 की -4 जो है ये पावर इसकी हो जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया शीर्ष ग्रंथि जिसको पीनियल ग्लैंड भी बोला जाता है क्या स्रावित करती है। तो ये पीनियल जो ग्लैंड होती है ये क्या स्रावित करती है। एंड्रोजन, मेलाटोनिन, ग्लूकोजन या फिर इंसुलिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो शीर्ष ग्रंथि होती है यानी कि पीनियल ग्रंथि होती है ये मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। किसको घड़ी को नियंत्रित करता है। जैविक घड़ी को। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन नींद के स्वरूप को नियंत्रित करता है। जब बाहर अंधेरा हो जाता है तो पीनियल ग्रंथि जो है मेलाटोनिन छोड़ती है जिससे नींद आने लगती है। और फॉर एग्जांपल मैं बेसिक भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले जो ये शीर्ष ग्रंथि है इंग्लिश में इसको पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है। तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये स्रावित करती है। और जो मेलाटोनिन है ये हमारी दिमाग की जो जैविक घड़ी है उसको नियंत्रित करता है। और जो जैविक घड़ी होती है हमारे शरीर में यह हार्मोन जो हमारा जो हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन है ये नींद के स्वरूप को नियंत्रित करती है। बाहर जब भी अंधेरा होने लगता है मतलब जब रात होने लगती है तो हमारी ये जो शीर्ष ग्रंथि है यानी कि पीनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ना स्टार्ट कर देती है जिससे हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। स्विस डॉलर, स्विस फ्रैंक। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो हो जाएगी स्विस फ्रैंक। आप इसकी राजधानी भी याद रखना। एसएससी और रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। किसी देश की आपसे मुद्रा पूछ लेंगे या फिर किसी देश की आपसे राजधानी पूछ लेंगे। तो इसकी राजधानी हो जाएगी बर्न। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी बर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में झारखंड की राजधानी पूछा गया है। भारत की राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए, रांची हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और आपको ये याद रखना है जो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। 2000 में हुई थी भाई। स्थापना कब हुई थी झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य की स्थापना जो है 15 नवंबर को हुई थी। कल ही जो है इसका स्थापना दिवस बनाया गया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग होने के बाद झारखंड बना था। आप ये भी याद रखना किससे अलग होकर बना था। तो बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए झारखंड के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। तो कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी। इवानोवस्की ने की थी, स्टीफन सोल्स ने की थी, जॉर्ज इमिल ने की थी या फिर पैलाडे ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज एमिल पेलाडे थे। ये दोनों ऑप्शनों में अलग अलग लिख दिया है बट आप एक साथ कर लेना, कोई बात नहीं। मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, जॉर्ज एमिल पेलाडे। तो ये एग्जैक्ट नाम है। कभी आपको लगे कि पेलाडे यहाँ पे भी दिया गया है, जॉर्ज एमिल यहाँ पे भी दिया गया है। राइट ऑप्शन ये है, जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा जो है राइबोसोम की खोज की गई थी। और ये एक रोमानिया के थे। ये भी आप याद रखना है किस देश से संबंधित थे, रोमानिया से संबंधित थे। ये जीव वैज्ञानिक थे और जीव वैज्ञानिक थे, रोमानिया से इनका जो है संबंध था। 1955 में, यहाँ पे ये सन याद रखना आप, 1955 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिका द्रव में राइबोसोम के छोटे छोटे कणों के रूप में जो है देखा था। तो कब खोज की गई थी ये आप लगा सकते हैं। राइबोसोम की खोज 1955 में हुई थी। किसने की थी, जॉर्ज एमिल पेलाडे ने जो है इसकी खोज की थी। और 1974 में इनको जो है पुरस्कार मिला था। आप मान सकते हैं या तो ये आप मेडिसिन लिख लीजिएगा या फिर फिजियोलॉजी लिख लेना। मेडिसिन में लिख लेना आप, मेडिसिन अक्सर पूछा जाता है।
तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है 1974 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 1974 में जो है मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था। और राइबोसाम सोम जो नाम है साल 1998 में वैज्ञानिक रिचर्ड बी रॉबर्ट ने दिया था। तो राइबोसोम जो नाम है ये किसने दिया था? राइबोसोम नाम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट। रिचर्ड बी रॉबर्ट। तो ये जो राइबोसोम नाम है 1958 में दिया गया था। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज एमिल पेलाडे ने की थी। कहाँ के रहने वाले थे? रोमानिया के रहने वाले थे। 1955 में इनके द्वारा जो है खोज की गई थी। और जो जॉर्ज एमिल पेलाडे थे इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और राइबोसोम नाम किसने दिया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा 1958 में जो है ये नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एलेक जाफरी कॉर्नर किस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये एक शब्द है एलेक जाफरी कॉर्नर। इस शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में होता है? गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुटबॉल जो खेल है इसी के अंदर एलेक जाफरी कॉर्नर जो है शब्द का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? तो उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? मार्च 1995, मार्च 1993, मार्च 1994 या फिर मार्च 1996। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का जो विघटन है ये कब हुआ था? मार्च 1993 में इसका विघटन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो दो सदन होते हैं, आप सभी जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80 संसद हो जाएगी अनुच्छेद 79। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखनी है। भारतीय संसद का निचला सदन जो है वो क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 17 का। संसद का गठन कब मतलब जो संसद है वो किस अनुच्छेद के अंदर आती है? अनुच्छेद 79 के अंदर आती है। दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा आती है, अनुच्छेद 81 के अंदर जो है लोकसभा आती है। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसको आहूत कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी जो है अध्यक्षता करता है। और आप इसके बारे में क्या जान सकते हैं और क्या हो सकता है इसके बारे में जो है मोटी मोटी तो ये बात हो गई। तो दोनों की जो सदन है इनकी संयुक्त अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और एक ये बात और याद रखना, जो साधारण विधेयक होता है वो राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर भगवान है, इनकी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? श्रीशैलम, माउंट आबू, श्रवण बेलगोला और अरासवल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के हसन जिले के सरवन बेलगोला में अवस्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है और 17 मीटर आप मान सकते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण आप याद रखना 10वीं सदी में। तो 10वीं सदी में किसने करवाया था? गंग वंश के मंत्री और सेनापति थे।
गंग वंश के सेनापति और मंत्री थे जिनका नाम क्या था? तो इनका जो है नाम था चामुंड राय। चामुंड राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। पुस्तक किसने लिखी है? हवा सिंह, मैरी कॉम, शिव थापा, विकास कृष्ण यादव। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैरी कॉम जो है ये अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक की लेखक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो लेखक खुद की अपनी पुस्तक लिखता है, मतलब खुद के बारे में लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। और अनब्रेकेबल एन ऑटोग्राफी पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। असम राज्य से ये बिलोंग करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। असम राज्य से नहीं रखती है, मैंने गलत आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैरी कॉम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये संबंध कहाँ से रखती है? मणिपुर से रखती है। ठीक है, मणिपुर से ये संबंध रखती हैं। और आप क्या याद रख सकते हैं? हवा सिंह ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है। मैरी कॉम कौन सा खेल खेलती हैं? मुक्केबाजी। और जो शिव थापा है ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा शिव थापा कौन सा खेल खेलती हैं। और जो विकास कृष्ण यादव है ये भी मुक्केबाजी का खेल खेलते हैं। हवा सिंह हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मैरी कॉम हमने देख लिया मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और जो विकास कृष्ण यादव है ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। साथ में आपको ये भी याद रखना है इस किताब का जो अनावरण है कब किया गया था? 9 दिसंबर 2013 को। 2013 को जो है इस पुस्तक का अनावरण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? राज्य का राज्यपाल कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, भारत के राष्ट्रपति करवाते हैं, या फिर जो राज्य का चुनाव आयोग है वो इसको कंडक्ट करवाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है यही राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है उनको कंडक्ट करवाता है। इनके बारे में आपको याद रखना है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो विधानसभा के चुनाव हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? 324 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 324 आयोग को, मतलब जो ये केंद्रीय चुनाव आयोग है ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन की अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां जो है प्रदान करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 324 है केंद्रीय चुनाव आयोग को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान करता है? दोनों सदनों के निर्वाचन की अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करता है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिकरण प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन करता है। यानी कि ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग है ये किस किस के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाता है? एक बार फिर से सुन लेना। लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, राज्यसभा का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उनका भी संचालन यही केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। अब आपको ये याद रखना है केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल जो 25 जनवरी का दिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, यहां पे पूछा गया किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो किस देश की जो सीमा है वो भारत से नहीं मिलती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से ही लगती है भारत की। ठीक है, और पाकिस्तान से भी सीमा लगती है।
जिसका नाम है रेड क्लिफ। उसका चीन बच का, चीन से भी सीमा लगती है कितनी, कौन क्या नाम है, मैकमोहन नाम है। तो बच गया थाईलैंड, तो थाईलैंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आपको जो है एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए क्वेश्चन का। अगर आपको राइट ऑप्शन नहीं भी पता, जैसे कि मुझे नहीं पता था थाईलैंड इसका राइट ऑप्शन है, बट मुझे चीन का पता था कि चीन की सीमा जो है भारत से लगती है, पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है और अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से लगती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड। और थाईलैंड की जो है राजधानी आप याद रखना, और मुद्रा। तो जो थाईलैंड की राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो हो जाएगी बैंकॉक। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी थाई बात। थाई बात मुद्रा हो जाएगी। अब आप याद रखना, सबसे छोटी सीमा तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर लगती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं भाई। देखो कहाँ पे है, ये पहले ऑप्शन में मिल गया। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा में कितने सदस्यों को भेज सकते हैं, तो 2 सदस्यों को जो है भेज सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी, 1678, 1834, 1800 या फिर 1792 में। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1792 में कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की जो है स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि FSSAI की यहाँ पे बात हो रही है, तो कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। और FSSAI की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप याद रखना। FSSAI की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 5 सितंबर 2008 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 778.5 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की जो है दूरी है। साथ में आपको ये याद रखना है, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सूर्य से जो है 5वां ग्रह है। बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष लगाता है, 11.86 पृथ्वी वर्ष लगाता है। ये भी आपको याद रखना है, परिक्रमा करने का टाइम लगाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है पृथ्वी से, ये 318 गुना बड़ा है। तो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 318 गुना बड़ा है। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आप सुन लेना, बाकी पता है मुझे, आप इंटेलिजेंट है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, क्योंकि बार बार जिन चीज़ों को आप रीड करते रहेंगे बार बार तो वो आपके दिमाग में छपी रहेंगी। तो 8 ग्रह हैं जो है सौर मंडल के अंदर। कौन कौन से है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, बृहस्पति और शनि। और कौन सा रह गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, उसके बाद रह गए 2, नेपच्यून रह गया, नेपच्यून, और लास्ट रह गया यूरेनस। ठीक है, तो ये हमारे 8 सौरमंडल के ग्रह हैं। इसके बाद आपको इतनी जानकारी याद रखना है, जो नेपच्यून है, नेपच्यून जो है माफ कीजिएगा, शनि और यूरेनस, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो ग्रह है हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और जो नेपच्यून है ये जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। सूर्य से सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है, और सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो नेपच्यून जो है सबसे दूर ग्रह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछ लेता है। तो ये बंबई में हुआ था, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, बंबई में हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया था? तो ये कितने लोगों ने लिया था? 72 लोगों ने शायद भाग लिया था इसके अंदर। ये एग्जैक्ट तारीख आप याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को जो है ये बंबई में कंडक्ट करवाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। 72 लोगों ने जो है भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था, ये आप याद रखना। 72 लोगों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। अब मैं थोड़ा सा जानकारी आपको बता देता हूँ, पहले 4 बता देता हूँ। पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कौन सा पूछा गया? पहला अधिवेशन पूछा गया ना, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी आप एक बार सुन लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? पहला हम देख चुके हैं, 1885 में हुआ था, लेते हैं। तीसरा हुआ था 1887 में, और चौथा हुआ था 1888 में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 1886 का जो अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है 85 वाले की, माफ कीजिएगा 85 वाला मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखना है, दूसरे में लिखना है कोलकाता। पहले वाला हो चुका है 1985 वाला, यहाँ पे बम्बई आ जाएगा। और अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी भाई, बम्बई लिख लेना। ठीक है, अध्यक्ष आप लिख लेना। दूसरा कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी 1886 की दादा भाई नौरोजी ने। बात करें तीसरे अधिवेशन की, तो यहाँ पे तीसरा अधिवेशन की बात करें, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो ये किसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, यहाँ पे लिखना बदरुद्दीन। तो ये बदरुद्दीन ने की थी। इनका पूरा नाम क्या था? तो 1887 की मद्रास में हुआ था, अध्यक्ष किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बात करें चौथे अधिवेशन की, चौथा अधिवेशन था ये कब हुआ था? 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ये इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी, जो कि पहला अंग्रेज था। ठीक है, इतनी जानकारी, ये पहले 4 मैंने आपको बता दिए हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? एलोरा की गुफा, बाघ गुफाएं, बादामी गुफाएं, या फिर अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजंता की गुफाएं में जो है ये पद्म पाणी की जो है बोधिसत्व के चित्र पाए गए हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। और अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचो आएगा भाई यहाँ पे। मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सी है? कौन सी है? मिताली राज, लतिका कुमारी, वेदा कृष्णमूर्ति, या फिर हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो है हरमनप्रीत कौर। और ये जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी ये कोच भी, माफ कीजिएगा कप्तान भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है वर्तमान में, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, ये पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन चल रहा है। इसके अध्यक्ष की भी बात करेंगे, कौन है? पनगड़िया है। अब आप बता लेना। नीति आयोग के जो पहले जो हैं
उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलो पहले इस पे बात करते हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एल केलकर, वाई रेड्डी, रंगराजन या फिर एन के सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय एल केलकर। डॉक्टर विजय एल केलकर जो है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी जो है 16वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। और ये जो 16वां वित्त आयोग है ये कब गठित किया गया था? 31 दिसंबर 2023। ये डेट्स याद रखना, एग्जैक्ट डेट्स आपसे पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसमें पूछा गया आपदा प्रबंधन विधायक अधिनियम कब पास हुआ? तो आपदा प्रबंधन जो विधायक या फिर अधिनियम है ये कब पास हुआ था? 2000, 1995, 2005 या फिर 2010। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपदा प्रबंधन विधायक अधिनियम जो है 2005 में ये पास हुआ था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 31 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का जो है पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑब्वियसली 51-52 में हुआ था। कहाँ पे है? 53-54 ये रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 1951-52 में जो है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, और इसी में जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अंतरिम सरकार जो है 1946 में ये बनी थी। उसके बाद जो पहला आम चुनाव है 1951-52 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मोरक्को की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम, मैप्यूटो, नियाती या फिर रबात। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मोरक्को की जो राजधानी है वो हो जाएगी रबात। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी मुद्रा आप जरूर याद रखना। किसकी मुद्रा आप याद रखना? मोरक्को की मुद्रा। मोरक्को की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो मोरक्कन दिरहम इसकी जो है मुद्रा हो जाएगी। मोरक्कन दिरहम जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सभी को पता होता है सर्वाधिक जो सीटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है, यानी कि यूपी राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानसभा सीट है सर्वाधिक है। 80 जो है इसके अंदर विधानसभा सीट है। अगर अपडेट होके ज़्यादा बढ़ गई हो तो भाई अपडेट कर देना मेरे को भी कमेंट सेक्शन में। वैसे इसके जो विधानसभा सीट है वो 80 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है एका आंदोलन के बारे में पूछा गया है। एका आंदोलन के नेता कौन थे, या फिर इसका नेतृत्व किसने किया था? वासुदेव, भगत सिंह, मदारी पासी या फिर गडकरी ने। तो एका आंदोलन जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। तो एका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी ये आप याद रखना सबसे पहले। तो एका आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1921 में हुई थी, और यह अप्रैल 1922 तक चला था। ये भी आप याद रखना कब तक चला। ये अगर मंथ याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस सन याद रखना। अप्रैल 1922 तक चला था। ठीक है, शुरुआत एका आंदोलन की कब हुई थी? तो एका आंदोलन की शुरुआत नवंबर 1921 में हुई थी, और जो अप्रैल 1922 है तब तक ये चला था। और ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में ये हुआ था। लखनऊ में ये हुआ था। और जो है इसकी जो किसने की थी इसकी अध्यक्षता, मतलब जो नेतृत्व कौन था इस लीडर का? तो ये मदारी पासी था। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एका आंदोलन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सारी मैंने आपको बता दी। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। शुरुआत कब हुई थी? 1981 में हुई थी। कब तक चला था? अप्रैल 1922 तक चला था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। जो मृदा होती है, मृदा यानी कि मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। मिट्टी का जो मृत कार्बनिक घटक होता है वह क्या कहलाता है? एरिड, ह्यूमस, बायोमी या फिर रैपिड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृदा यानी कि मिट्टी का जो मृत कार्बनिक घटक होता है वो कहलाता है ह्यूमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और ज्योग्राफी की बात हो रही है तो यहाँ पे नदी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको भी जान लेते हैं। पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी किसी देश में नहीं बहती, ये भारत की ही नदी है। जो कि भारत की नदी किसी दूसरे देश में जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना। गंगा नदी जो है जब ये बांग्लादेश के अंदर जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गम स्थान। आप इसका याद रखना गंगा नदी का। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के उत्तर काशी जो जिला है, उत्तराखंड का जो उत्तर काशी जिला है उसके अंदर गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जो है इसका जो है उद्गम होता है। इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको गंगा नदी के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये साइंस से रिलेटेड है। एसआई यूनिट में गुणज 10-21 का उपसर्ग क्या है? भाई ये देख लेना क्या क्वेश्चन है, मेरे को तो पता नहीं साइंस से रिलेटेड इतना। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसआई पद्धति में गुणज 10-21 का उपसर्ग जो है वो होता है जेप्टो। ठीक है, अब ये देख लेना भाई कैसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है जीवन समृद्धि, जो जीवन समृद्धि है पुस्तक, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीवन समृद्धि जो पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। जन्म हुआ था 1861 में। 1869 में किसका जन्म हुआ था, कोई बता सकता है? गांधी जी का जन्म हुआ था। ऐसे ही आपको ये चीज़ें याद रखनी है। गांधी जी का जन्म मतलब एक डेट से आपको जो 2-3 डेट्स हैं वो याद कर लेनी है। गांधी जी का जन्म जो है 1869 में जो है गांधी जी का जन्म हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 1861 में हुआ था। इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, 1913 में मिला था। साहित्य का किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। और बांग्लादेश का कौन सा है? बांग्लादेश का हो जाएगा आमार सोनार बांग्ला। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी भी स्थापना जो है गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, इसको भी जो है गाया था जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हीं के द्वारा गाया गया था। और ये अपने जो माता पिता है उसकी 13वीं संतान थी, ये याद रखना। इससे पहले जो है 12 भाई बहन इनके मौजूद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? पॉल डिरॉक, रॉबर्ट ए मिल्कन, क्रिस्टियन ह्यूजेंस या फिर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा जो है प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो फुटबॉल से कौन सा खिलाड़ी जो है वो संबंधित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा खिलाड़ी जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें लियोनेल मेसी की। ये इस खिलाड़ी को तो नॉर्मली जो है सभी जानते हैं। लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेमार को भी सभी जानते होंगे क्योंकि ये ब्राज़ील की टीम से जानते हैं, ये ब्राज़ील की टीम से खेलते हैं फुटबॉल, इनको भी सभी जानते होंगे। पेले हैं, इनको भी सभी जानते होंगे, ये भी फुटबॉल के बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनको भी सभी जानते होंगे। अब बात करें माइकल शूमेकर की, तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यही माइकल शूमेकर जो है। ये क्या है? तो ये ड्राइविंग से संबंधित है, यानी कि क्या कौन सा खेल ये खेलते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, तो ये खेल खेलते हैं शूमाकर, रेसिंग ड्राइविंग करते हैं। जो वो तेज F1 वाली रेसें नहीं होती, F1 वाली जो फुल तेज वो स्पीड चलाते हैं, वो
कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं, मैकलारन गाड़ियाँ चलती हैं, उनके अंदर काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो रेसिंग ड्राइविंग जो होती है वो करते हैं ये माइकल शूमेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है भाई। ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है 5 वर्ष। पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किस से है, तो भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध है चित्रकला से, नाटक से, संगीत से या फिर मंदिरों से। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध मंदिरों से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में कहा गया 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम ऊपर बात कर भी चुके हैं जो आम चुनाव पहले हुए थे। आइए हम इसके अंदर भी बात कर लेते हैं। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता थी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की गई थी। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। ठीक है, 1951-52 में जो है पहला आम चुनाव हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 में कहा गया भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, जो भारत के संघ शासित प्रदेश होते हैं यानी कि यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वो किसके द्वारा शासित किए जाते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित किए जाते हैं। और भारत का जो राष्ट्रपति है इन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एक एक जो है उपराज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और डैश थी। सबसे पहले आप याद रखना नील आंदोलन जो है कब हुआ, तो कब हुआ था ये नील आंदोलन, तो ये हुआ था 1859-7 में। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। किसने किया था, किसानों ने किया था। दो इसकी जो इंपॉर्टेंट पद्धतियां हैं वो कौन सी थी, निज और रैयत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया CRR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है CRR। ठीक है, CRR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैश रिजर्व रेशो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भाई मैंने पहले ही बता दिया। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए बताना, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। 25, 30 इन दोनों में से बताओ चलो। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 47 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 में कहा गया सामान्य तौर पर पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तो जो सामान्य तौर पर पत्तियां होती है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो पौधों के अन्य भाग तक कौन लेके जाता है, ट्रैकहीड्स लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है, फ्लोएम लेके जाता है या फिर वेसल लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो फ्लोएम होता है ये पत्तियों से खनिज पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है, फ्लोएम। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो गडकरी विद्रोह जो है किस स्थान पर हुआ था, दुर्गापुर, आसनहोल, कोल्हापुर या फिर विधाननगर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह हुआ था। ये जो वर्तमान में नितिन गडकरी देख रहे हैं ना आप, ये इसी से संबंधित है, इन्हीं की कास्ट से संबंधित है। तो गडकरी विद्रोह जो है इन्हीं ने किया था, गडकरियों ने किया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो है ये विद्रोह किया गया था। कब हुआ था, 1844 में ये विद्रोह हुआ था। 1844 में यह विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, बाबाजी अहिरेरकर ने, अहिरेरकर ने।
ठीक है, ये आप याद रखना। नेतृत्व जो है बाबा अहिर ने किया था और यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जापान की खाई किस महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर में जो है जापान की खाई गिरती है। जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी येन। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट्स याद रखना करंट अफेयर से। इनका जो प्रधानमंत्री है वो अभी चेंज हुआ है, तो वो आप थोड़ा सा उसका बायोडाटा देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हो गई जापान की बात। तो ये हमारे आज के 7th पार्ट के टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इस वीडियो सीरीज को अंत तक कंटिन्यू करके बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। साथ में इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहां पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।